Subscribe to our channel Study Icon and press the bell icon to get notified about our latest videos. Hello students, my name is Suraj and I welcome you all to our YouTube channel Study Icon. In our last session, we have discussed about the NCERT solutions from question number 6 to question number 11. If you haven't watched that video yet, I would suggest you to tap on the I button on the top right corner of your screen. And if you have already watched that video, without any further ado, let's begin. For our first question today, we have question number 1.12, which is two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. दो insulated charged copper spheres है और उन दोनों के centers को आपस में 50 centimeter के separation पर रखा हुआ है. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb? और ये पूछा हुआ है कि उन दोनों में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा होगा, यानी दोनों एक दूसरे को जिस फोर्स से रिपेल कर रहे होंगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर उन दोनों का चार्ज सेम है, और वो दिया हुआ है 6.5 into 10 raised to the power minus 7 कूलम. ठीक है. द रेडाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. और ये भी लिखा हुआ है कि उनका जो रेडाई है वो भी नेग्लिजिबल है. अच्छा, ये किस लिए दिया हुआ है दैट द रेडाई इज नेग्लिजिबल? इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस पढ़ रखा है एंड कूलम लॉ ऑफ चार्जेस आर एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस. वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है, वो भी जब वो रेस्ट पर हो. सो यहाँ पे जरूरी है कि वो पॉइंट चार्जेस हो, और यही बताने के लिए लिखा हुआ है दैट द रेडाई आर नेग्लिजिबल, विच मीन्स कि वो जो स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है. नाउ तो पहले पार्ट में हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, और पार्ट बी में हम लोगों को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट. अगर ये लिखा हुआ है कि हर एक चार्ज को अपनी अमाउंट का डबल कर दिया, यानी 6.5 into 10 raised to the power minus 7 इसका ट्वाइस कर दिया जाए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ. और अगर इन दोनों स्फीयर्स के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, जो इनिशियली 50 सेंटीमीटर था, अगर इससे डिक्रीज करके 25 सेंटीमीटर कर दे, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू क्या आएगा? ऑब्वियसली काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये. सिंपली हम लोगों को कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स में के सारे वैल्यूज को सेटअप कर देना है एंड जस्ट लाइक दैट वी विल गेट द आंसर. So we have been given here that charge on first and charge on the second sphere are equal and they are 6.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb. सेपरेशन दोनों के बीच में है 50 सेंटीमीटर. इसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर ले तो it will become 0.5 meter and we have to calculate the force. So the electrostatic repulsion between them is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Now काफ़ी बार डिस्कस किया जा चुका है इस कांस्टेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 raised to the power minus plus 9. Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, R का वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, वी जस्ट हैव टू पुट देम. सो इसकी वैल्यू हम लोग रख ले रहे हैं यहाँ पे 9 into 10 raised to the power 9. Q1 की वैल्यू है 6.5 into 10 raised to the power minus 7. अगेन Q2 की भी वही वैल्यू 6.5 into 10 raised to the power minus 7 एंड R की वैल्यू भी वही है 0.5, और करना है इसका होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ इन सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बी 380 into 10 raised to the power 380.25, और 10 के पावर्स का अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये 7 और 7 14 माइनस में है, माइनस 14 और प्लस 9 विल बी माइनस 5. अगेन 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 10 raised to the power minus 1, और अगर हम कर ले इसका स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस 1 into 2 हो जाएगा माइनस 2. अगेन अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लिए तो इट विल बी 15.21, और ये माइनस 2 को अगर हम ऊपर भेज दें तो इट विल बी प्लस 2, और माइनस 5 और प्लस 2 विल बिकम माइनस 3. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करता हूँ तो एक +1 पॉजिटिव निकल कर क्या आएगा, एंड +1 और माइनस 3 विल बिकम माइनस 2 न्यूटन, एंड दस द आंसर 1.5 into 10 raised to the power minus 2 न्यूटन. नाउ सेकंड पार्ट में हम लोगों से कहा गया था व्हेन द चार्जेस आर डबल एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड. सो अगर चार्जेस को हम लोग डबल कर ले तो उन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2q इसको माना हुआ है. ठीक है. विच इज 2 into 6.5 into 10 raised to the power minus 7 एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड. अगर डिस्टेंस को r/2 कर दिया जाए, ठीक है, अगर हम लोग को जरूरत पड़ी तो हम लोग r का वैल्यू 50 सेंटीमीटर सेटअप करके फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा. वी हैव टू कैलकुलेट दिस न्यू फोर्स F. नाउ द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. अगेन कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स. अब यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की जगह हम लोग 2q सेटअप करने वाले, क्योंकि इन दोनों के ही चार्जेस ट्वाइस हो चुके हैं एंड द डिस्टेंस हैव बीन हाफ्ड. डिस्टेंस हाफ हो चुका है, तो इस R स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा
r/2 का होल स्क्वायर। नाउ 2 2 जो 4, क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2q की वजह से, एंड r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा r²/4। अब ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 16, और बाकी सारे टर्म्स वैसे के वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q²/r²। नाउ ये वही टर्म है जिसका वैल्यू हम लोगों ने पिछली बार कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे Q1 Q2 का वैल्यू, तो ये जो 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन आया हुआ है वो एक्चुअल में इसी के वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q²/r² की वैल्यू। सो हम लोग सिंपली उसकी वैल्यू यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। सो इट विल बी 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻², और 16 इंटू 1.5 विल बी 24 एंड thus 0.24 न्यूटन्स। That's the answer. Now moving on to our next question, it is 1.13, और इसमें लिखा हुआ है सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें दो स्फीयर्स थे ए और बी, और दोनों पे ही चार्जेस सेम थे 6.5 इंटू 10⁻⁻7। सो लिखा हुआ है कि दे हैव आइडेंटिकल साइजेस, उन दोनों के साइजेस सेम है, एंड अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, एक थर्ड स्फीयर है उसका भी साइज सेम ही है बट अनचार्ज, बट उसमें कोई चार्ज नहीं है। उन दोनों में चार्जेस गिवन थे 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब यहाँ पे एक थर्ड स्फीयर लेकर के लाया जा रहा है जिसका रेडियस तो सेम है, साइज सेम है, बट उसमें कोई चार्ज नहीं है। इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, सबसे पहले इसको फर्स्ट से अटैच किया जा रहा है या सटाया जा रहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड, और फिर इसको सेकंड से अटैच करवाया जा रहा है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर फाइनली अलग किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक थर्ड वाले को लाया गया, उसको फर्स्ट वाले से पहले से हटाया गया, ये फर्स्ट वाला था यहाँ पे पहले से, ये सेकंड वाला था यहाँ पे पहले से, तो पहले फर्स्ट वाले से हटाया गया और फिर उसके बाद उससे रिमूव करके सेकंड वाले से हटाया गया और फिर फाइनली उसको रिमूव कर दिया गया। और इन सारे प्रोसेसेस को करने के बाद 1 और 2 के बीच में न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा वी हैव टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। तो शुरू में उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस थे वो तो हम लोग एक्सरसाइज 1.12 में कैलकुलेट कर ही चुके हैं। पार्ट ए में लिखा हुआ है कि अगर हम एक तीसरे स्फीयर को लेकर के आए जिसमें कोई चार्ज नहीं है, पहले उसको 1 से हटाना है, फिर उसको 2 से हटाना है और फिर फाइनली रिमूव कर देना है। और इन सारे प्रोसेस को करने के बाद इन 1 और 2 जो स्फीयर्स है इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा वी हैव टू कैलकुलेट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वी नीड टू लर्न अ कॉन्सेप्ट, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा सबसे पहले, विच इज नथिंग बट चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन अगर हम लोगों ने पढ़ रखा है तो हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं, विच इज व्हेन टू अलाइक स्फीयर्स आर टच्ड टू ईच अदर, जब एक जैसे दो अलग अलग स्फीयर्स को टच किया जाता है, देयर चार्जेस आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, तो जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली शेयर्ड हो जाते हैं। अभी इस चीज़ का मतलब क्या है इक्वली शेयर्ड? सो अज्यूम एक चार्ज स्फीयर है मेरे पास Q1 और एक दूसरा चार्ज स्फीयर है मेरे पास Q2, ठीक है। इन दोनों का रेडियस सेम है और साइज सेम है, वॉल्यूम बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। इन दोनों को हम लोग अटैच करवा रहे हैं Q1 और Q2। तो जब हम इन दोनों को अटैच करवाएंगे और अटैच करने के बाद जब अलग करेंगे तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और दोनों में ही चार्जेस सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी Q1 + Q2/2 और इसमें भी Q1 + Q2/2 हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले में +5 कूलम का चार्ज था, ठीक है, और सेकेंड वाले में -2 कूलम का चार्ज या -1 कूलम का चार्ज कंसीडर कर लेते हैं इसको, ठीक है, -1 कूलम का चार्ज। अब जैसे हम इन दोनों को सटाएंगे तो टोटल चार्जेस का सम हम लोगों को चेक कर लेना होगा कि वो कितना होगा। तो 5 - 1 टोटल चार्ज यहाँ पे +4 कूलम हो जाएगा। अब यही +4 कूलम इसका हाफ और हाफ दोनों में बढ़ जाने वाला है, मतलब कि इसके पास चला जाएगा +2 और इसके पास भी चला जाएगा +2। सो होता क्या है, जब हम दो चार्ज स्फीयर्स को अटैच करवाते हैं जो कि अलाइक होते हैं, टोटल चार्जेस का सम करना हम लोगों को और फिर उस चार्ज के सम को हम लोगों को डिवाइड कर देना दोनों स्फीयर्स में हाफ ऑफ। सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये +5 था, ये -1 था, इन दोनों को हम लोगों ने अटैच किया तो टोटल चार्ज का सम आ गया +4 और फिर +4 को हम लोगों ने दो हिस्से में डिवाइड कर लिया है +2 एंड +2। सो फर्स्ट वाले पे चार्ज हो जाएगा +2 और सेकंड वाले पे भी चार्ज हो जाएगा +2 कूलम और दोनों में लास्ट में सेम हो चुका है। सो हम लोगों को जो टोटल चार्ज मिलने वाला दोनों में दैट विल बी हाफ द सम ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। इनिशियली जो दो चार्जेस थे उन दोनों के सम का हाफ हो जाएगा दोनों में। ना इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया हुआ था कि दो स्फीयर्स थे हमारे पास, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, और दोनों में ही चार्जेस सेम थे विच वाज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। फिर उसके बाद एक थर्ड स्फीयर लाया जा रहा है और इसमें चार्ज 0 है, ठीक है।
इसको सबसे पहले ला करके 1 के साथ अटैच किया जा रहा है और अटैच करने के बाद रिमूव किया जा रहा है। तो जब हम इन दोनों को अटैच करवाएंगे तो चार्जेस का सम कितना हो जाएगा, q प्लस 0, इट विल बी q, और फिर इसका हाफ करना है तो q/2, तो q/2 फर्स्ट वाले में चला जाएगा एंड q/2 सेकंड वाले में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो हमारे पास दो स्फीयर्स थे, एक में चार्ज था q और दूसरे में भी चार्ज है q। फिर एक थर्ड स्फीयर लाने को कहा गया है, इसमें चार्ज 0 है। इन दोनों को जब हम अटैच करवाएंगे तो टोटल चार्जेस का सम हो जाएगा q प्लस 0 विच इज q। और फिर मैंने कहा था कि इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लेना है, सो विल डिवाइड इट बाई 2 एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट, एक फर्स्ट वाले को और एक सेकंड वाले को। तो q/2 की चार्ज इसमें चली जाएगी और सेम q/2 विल बी इन दिस थर्ड वन। ये जो थर्ड वाला स्फीयर हम लोग लेकर के आए थे जिसमें शुरू में कोई चार्ज नहीं था, अब उसमें q/2 का चार्ज अपीयर हो जाएगा। नाउ फिर कहा गया था कि 1 से अटैच करके रिमूव करने के बाद इसी को फिर 2 से सटाना है, इस थर्ड वाले स्फीयर को फिर ले जा करके 2 से सटाना है। सो आप देखोगे यहाँ पे कि 3 वाले को 2 वाले से सटाया हुआ है। अब जब 3 और 2 को हम लोग आपस में अटैच करेंगे तो चार्जेस का सम हो जाएगा 1 प्लस हाफ विच इज 3/2, सो ये हो जाएगा 3q/2। अब इसको फिर अगर हम 2 से डिवाइड कर ले, डिवाइडिंग बाई 2, तो हो जाएगा 3q/4। तो 3q/4 थर्ड में चला जाएगा और 3q/4 सेकंड में चला जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। वहाँ से जब हम लोग थर्ड स्फीयर को लेकर के आए थे तो उसमें चार्ज उस वक्त q/2 हो चुका था और सेकेंड वाला अभी तक अनअफेक्टेड था इन सारे प्रोसेसेस से, तो उसमें अभी भी चार्ज q था। जैसे हम लोगों ने इन दोनों का आपस में अटैच करवाया तो टोटल चार्ज का सम हो जाता है, तो 1 प्लस हाफ इट विल बी 3/2, और फिर हम लोगों को उसको हाफ करना था तो हम लोगों ने उसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो इट बिकम्स 3q/4 और ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3q/4 और 3q/4। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये जो फर्स्ट वाला स्फीयर था अभी इसमें चार्ज कितना आ चुका है, q/2, और ये जो सेकेंड वाला है अभी इसमें कितना चार्ज है, 3q/4। ना q की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी नोन है, दैट इज 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और क्वेश्चन में डिस्टेंस को चेंज करने को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है, विच मीन्स डिस्टेंस इज स्टिल अनअफेक्टेड और वो 50 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। सो लेट्स सी, हमारे पास फर्स्ट वाले में जो चार्ज है इट इज q/2, जो थर्ड वाले सेकंड वाले में है इट इज 3q/4 और डिस्टेंस r है विच इज 50 सेंटीमीटर। बट लेट्स सी, देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इट विल बी गिवन बाय 1/4πε0 इंटू q1q2/r²। अब यहाँ पे q1 की वैल्यू हम लोग सेटअप करेंगे इट इज q/2 और q2 की वैल्यू सेटअप करेंगे इट इज 3q/4। r² को r² ही रहने दिया गया है यहाँ पे। ना आप देखोगे ये 2 4 8 है और ये 3 है, तो 3/8 यहाँ से बाहर निकल आएगा दिस, और बाकी 1/4πε0 इंटू q²/r² रहेगी। अब इसकी वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 1.12 में ही, विच वॉज 1.5 इंटू 10⁻⁻²। सो 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, और जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.5625 इंटू 10⁻⁻²। या फिर इस पॉइंट को अगर मैं राइट साइड में डिस्प्लेस करता हूँ तो एक और नेगेटिव निकल करके आएगा, तो इट विल बिकम 5.625 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, सो अगेन इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.4 which is figure 1.33 shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field। इस फिगर में ट्रैक्स दिखाए हुए हैं 3 चार्ज पार्टिकल्स के, ये रहा 1 2 एंड 3। गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। तो हम लोगों को बताना है कि ये इन तीनों ही चार्जेस की पोलैरिटी क्या है। साइंस ऑब्वियसली इनका मतलब यही है कि पोलैरिटी क्या होगी इन चार्जेस की, एंड विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, और किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। ना चार्ज टू मास रेशियो है क्या, किसी पार्टिकल पर जो प्रेजेंट चार्ज है उसका रेशियो उसके मास के साथ इज नोन एज चार्ज टू मास रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से 2 चीजें पूछी हुई हैं। सबसे पहले कि इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स के पोलैरिटी क्या है, और दूसरा ये पूछा हुआ है कि इन तीनों में से किसका चार्ज टू मास रेशियो हाई होगा। ठीक है, सो लेट्स सी। ऑब्वियसली देखिए ये पार्टिकल 1 जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है, एंड हम लोग जानते हैं हेनरी कैवेंडिश का लॉ था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव रहा होगा इसलिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। सिमिलरली आप देखोगे ये 2 भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, सो इट शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। और आप देखोगे ये जो थर्ड पार्टिकल है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, सो इट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, सो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया इजीली।
which was to predict the polarity, and it was quite easy. Second part भी काफ़ी easy है. We know that the equation of path of a charged particle inside an electric field is given by. ये एक न्यूमेरिकल है और एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है ये. हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे. फिलहाल हम लोग रिजल्ट से काम चला लेंगे उसके. उसके अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया जाए, ठीक है, मतलब मैं 2 प्लेट्स ले लूँ, इसमें मैं पॉजिटिव चार्ज डाल दूँ इधर और इधर नेगेटिव चार्ज डाल दूँ. यहाँ से अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता तो इसका जो पाथ होगा, ठीक है, वो पैराबोलिक होगा और उस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन जो होगी वो इस इक्वेशन से गिवन होगी. इस इक्वेशन से गिवन होगी वो y इक्वल्स टू QE बाई 2mu स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर. मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका चार्ज पार्टिकल का, जिस इनिशियली स्ट्रेट जा रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलते ही ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का, दिस विल बी गिवन बाई QE अपॉन 2mu स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर. ना यहाँ पे ये सारे टर्म्स क्या है? U is obviously the velocity of the charge particle, वो जिस velocity से electric field के अंदर enter करता है. Then E is the electric field, strength of the electric field. M is the mass of the charge particle. Q is the charge of the particle. Y is the displacement. And L, यहाँ पे L जो है वो length है इस electric field vicinity का, कि ये plates जो हैं कितने लंबे हैं, ठीक है. Now अगर हम लोग चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करना चाहें यहाँ से Q बाई M, तो इट विल बी 2U स्क्वायर बाई EL स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Y. Thus we can say that the charge to mass ratio of charge particle inside an electric field. तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो जो होता है किसी चार्ज पार्टिकल का इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन वेलोसिटी. अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, देखिए यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा ही, ये डिस्टेंस जो प्लेट्स का है ये भी कांस्टेंट होगा ही. y, ये डिफ्लेक्शन ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे वेलोसिटी है. और अगर वेलोसिटी गिवन हो कि किस वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन. ये चार्ज टू मास रेशियो जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस डिफ्लेक्शन के. तो कोई भी पार्टिकल जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा उतना ही ज़्यादा उसका चार्ज टू मास रेशियो होगा. इससे क्लियरली पता चल जा रहा है ये चीज़, ठीक है, दैट चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. सो आप यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ से लाइंस ड्रॉ की जाए, ठीक है, कि ये 1 का डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक था, 2 का डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है, बट आप देखोगे कि ये जो थर्ड वाला है इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे हाईयर है, ठीक है. दस पार्टिकल 3 हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, और यही रीज़न है कि पार्टिकल 3 का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा हायर होगा बिकॉज इट हैज़ द हायर डेविएशन. इसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन इसी में देखने को मिला है. डेविएशन कह लीजिए, डिफ्लेक्शन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, सबसे ज़्यादा डेविएशन इसी थर्ड पार्टिकल में देखने को मिला है. सो क्लियरली इट स्टेट्स दैट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस थर्ड पार्टिकल इज द हाइएस्ट अमंग देम. सो लेट्स सी अगेन. सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो इट विल बी दिस, y इज इक्वल टू QE बाई 2mu स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर. यहाँ से अगर हम लोग चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करें Q बाई M, तो इट विल बी दिस. और अगर वेलोसिटी दी हुई हो, मतलब कि इन तीनों पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी अगर हम ये कंसिडर करके चले कि सेम है, तो द चार्ज टू मास रेशियो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिफ्लेक्शन. वो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा. और ऐसे में हम लोग यहाँ पर से क्लियरली देख पा रहे हैं दैट पार्टिकल 3 shows the highest deflection. पार्टिकल 3 में सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, and thus it has the highest charge to mass ratio. Now moving on to our next question, it is 1.15. It says consider a uniform electric field of E 3 into 10 raised to the power 3 I cap न्यूटन्स पर कूलम. तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ और साथ ही साथ डायरेक्शन दिया हुआ आई कैप, विच मीन्स कि वो एक्स एक्सिस की तरफ है. नाउ पार्ट्स में गिवन है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसके थ्रू पूछा हुआ है कि फ्लक्स कितना होगा. उस प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन. एक ऐसा स्क्वायर जो कि YZ प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है. एंड पार्ट 2 में पूछा हुआ है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, और सेम ही स्क्वायर से फ्लक्स दोबारा कैलकुलेट करना है हम लोगों को. व्हेन द नॉर्मल टू इट्स प्लेन when the normal to its plane makes a 60 degree angle with the x-axis. जब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा makes an angle of 60 degree with the x-axis.
ठीक है. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, first of all we know that the electric flux through a given area is given by EDS cos theta. किसी एरिया से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इट इज गिवन बाय E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, डी एस इज द एरिया एंड कॉस थीटा. ठीक है. नाउ यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द सरफेस. अगर हम कंसिडर करके चले कि दिस इज द सरफेस, तो सरफेस का ये नॉर्मल होता है एन कैप, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है किसी एंगल थीटा पर अगर वो इंक्लाइंड है तो दिस थीटा. ठीक है. सो फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. ठीक है. सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है फ्लक्स. सो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है दैट द स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर. स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर का है एंड इट इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन. तो सबसे पहले हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं. ठीक है. सो ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया. ना लिखा हुआ है दैट द स्क्वायर इज पैरेलल टू yz. सो अगर हम ये मान लें कि yz प्लेन के पैरेलल है ये हमारा स्क्वायर, ऑब्वियसली इस स्क्वायर का जो नॉर्मल होगा एन कैप वो पैरेलल होगा x एक्सिस के साथ. ठीक है. विच मीन्स कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? 0 डिग्री. सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 raised to the power 3, एरिया विच इज ए स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर था, सो कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर इट विल बी 0.1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.01 एंड द थीटा इज 0 डिग्री ऑब्वियसली बिकॉज स्क्वायर जो है वो वाईजेड एक्सिस के पैरेलल है और वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, और इसीलिए उसका जो नॉर्मल होगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस की तरफ है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस की तरफ है एंड देयरफॉर थीटा विल बी 0. नाउ इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें और इन सारे वैल्यूज को, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग पुट करेंगे 3 into 10 raised to the power 3 एंड एरिया हो गया है 10 raised to the power -2, 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 10 raised to the power -2 और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1. सो दिस इन सबको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 3 - 2 विल बी 1 एंड दिस द फ्लक्स विल बी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्लियरली स्टेट कर दिया गया है, पिछले बार वाले में तो लिखा हुआ था कि वाईजेड एक्सिस के वाईजेड प्लेन के पैरेलल था तो वी हैड टू ड्रॉ सम फिगर्स, बट इसमें क्लियरली स्टेट किया हुआ है दैट द एंगल इज 60 डिग्री बिटवीन द नॉर्मल एंड द एक्स एक्सिस. इसमें क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाता है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है. सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है. सो सिंपली अगर हम यहाँ पे ये सारे वैल्यूज को पुट कर दें, सो ई की वैल्यू 3 into 10 raised to the power 3, डी एस की 10 raised to the power -2, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ. इन सबको अगर हम लोग सॉल्व कर ले ऑब्वियसली पिछले बार से बस हाफ हो जाने वाला है ये, सो इट विल बी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नाउ for our next question we have 1.16 which is what is the net flux of the uniform electric field. उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फ्लक्स क्या होगा ऑफ एक्सरसाइज 1.15 में ही थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1.15 में लिखा हुआ था कि एक स्क्वायर था जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी. अब स्क्वायर को रिप्लेस करके एक क्यूब रखा गया विद द साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स. और इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि उसके जो सारे फेसेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है. सो हम लोग को तब फ्लक्स कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ओरिएंटेशन किस तरह का होगा. तो अगर ये सारा वो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो अगर हम क्यूब को कुछ इस तरीके से रख दें, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, आप देखोगे इसके सारे फेसेस जो है वो एक्सिस के पैरेलल है. फॉर एग्जांपल ये जो फेस है सामने वाला ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, ये जो ऊपर वाला है ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है. फिर आप इधर वाला लेफ्ट वाला देखोगे अगर या फ्रंट वाला देखोगे तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है. तो ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का होगा और हम लोग को कैलकुलेट करना था नेट फ्लक्स. ठीक है. नाउ उस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो अलोंग एक्स एक्सिस थी. सो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है बॉडी में तो वो इस तरफ से बाहर भी आ रही होगी. ठीक है.
इसको एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्यूब बना लेते हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर कर रही है तो वो यहाँ से एग्जिट कर रही होगी, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिट भी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, वी नो दैट द फ्लक्स एंटरिंग अ बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। तो हम लोग को पता है कि जब फ्लक्स किसी बॉडी में एंटर करता है, सो फ्लक्स होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी बॉडी में एंटर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसमें जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा। एंड एट द सेम टाइम व्हेन दे लीव अ बॉडी, और अगर वो किसी बॉडी से लीव कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। Now if the cube is so placed that its faces are parallel to the coordinate axis, अगर किसी क्यूब को हम लोग इस तरीके से रखें कि उसके जो फेसेस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हों, द फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब विल बी इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग द बॉडी। उस वक्त क्या होगा कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा क्यूब में उतना ही फ्लक्स लीव भी कर रहा होगा। एंड इन दैट केस द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी जीरो। और तब जो नेट फ्लक्स है थ्रू द क्यूब ये जीरो हो जाने वाला है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर किया है तो इट विल बी -2, और अगर दो एग्जिट भी कर रहा है तो इट विल बी +2, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0। सो जो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब होगा इट विल बी 0 इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड। उसके साइड से कोई लेना देना होगा नहीं इस क्वेश्चन में हम लोगों को, सिंपली जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट भी कर रहा है, इसलिए द नेट फ्लक्स विल बी 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.17 विच इज केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स है और उसके मेजरमेंट से ये पता चला है कि उसमें से कुछ नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, मतलब कि कुछ फ्लक्स उसमें से बाहर आ रहा है या फील्ड लाइंस उसमें से बाहर आ रहे हैं। एंड इट इज गिवन एज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लिखा हुआ है कि एक ब्लैक बॉक्स है और उसमें से कुछ फ्लक्स बाहर आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, और उस फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पार्ट्स में गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना द नेट चार्ज विद इन द बॉडी। सेकंड में पूछा हुआ है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0। अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है उस बॉक्स में से 0 हो जाए तो कुड यू कंक्लूड, क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। यानी किसी बॉक्स से अगर किसी भी तरह का फ्लक्स या फील्ड लाइंस नहीं निकल रहे तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। वाई और वाई नॉट, अगर आप ऐसा सोचते हो तो क्यों, और अगर नहीं सोचते हो तो भी क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं हम लोग, विच इज टू स्टेट द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। नाउ ये क्वेश्चन काफी इजी है बिकॉज यहाँ पे फाई का वैल्यू दिया हुआ है एंड वी नो दैट बाय गॉसेस लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है, द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन अ बॉडी। किसी बॉडी में जो नेट चार्ज इनक्लोज होता है इट इज Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। नाउ गॉसेस लॉ एक्चुअल में ये नहीं है, गॉसेस लॉ ये स्टेट करता है कि जो नेट फ्लक्स होगा इट विल बी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द बॉडी, ठीक है। फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉसेस लॉ एक्चुअल में, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ से अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो Q विल बी फाई टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने यहाँ पे उसी का इस्तेमाल किया है। सो Q इज इक्वल टू फाई टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ना इन सब की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं, फाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोगों को ऑलरेडी नोन ही है, इट इज 8.854 × 10⁻12। और इन सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो इट विल बी 70.832 और ये -12 और +3 हो जाएगा -9। ना अगर मैं इसको दो प्लेस लेफ्ट में लेकर के चलूँ तो आप देखोगे दो नहीं 3 प्लेसेस, सो 1 2 और एक और प्लेस में अगर लेकर के आता हूँ तो +3 पावर जनरेट होगा, ठीक है। और -9 और +3 -6 हो जाएगा एंड 10 दिनों से 0.07 × 10⁻6 कूलम। नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि अगर नेट फ्लक्स 0 हो जाता है तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वहां पर कोई चार्जेस ही नहीं थे। नाउ लेट्स सी इट अगेन। अगर मैं एक बॉक्स के अंदर दो चार्जेस रख लूँ, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज रख लूँ, एक नेगेटिव चार्ज रख लूँ, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो ये बिल्कुल एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तब होगा क्या, जितने फील्ड लाइंस इसमें से इमिट हो रहे होंगे उतने ही फील्ड लाइंस इसमें एंटर भी करेंगे। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड लाइन इमिट कर रहा होगा उतना ही ये इसमें जाकर के एंटर कर जाएगा।
और तब होगा क्या कि इस ब्लैक बॉक्स में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ रहा होगा, और तब हम लोग को ऐसा लगेगा दैट द फ्लक्स इज जीरो। बट ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे चार्जेस तो हैं। हाँ, यहाँ पर फिलहाल नेट चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, नेट चार्ज जीरो है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सो नो, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज जीरो दैट डजंट मीन देयर वेर नो चार्जेस इनक्लोज्ड विद इन द बॉक्स। अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं थे। इट वुड जस्ट मीन दैट नेट चार्ज विद इन द बॉक्स इज जीरो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि जो नेट चार्ज है बॉक्स के अंदर वो जीरो होगा, विच कैन बी द सम ऑफ टू और मोर चार्जेस इनसाइड दैट बॉक्स। जिसका मतलब ये हो सकता है कि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस थे और उन सबका सम जीरो हो चुका है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.18 से स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। टिल देन स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।